बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस में। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी उनकी जानिब से जो बेंच की तश्कील पर एतराज़ात थे उस पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज की समाअत गैर मामूली थी, अहम रिमार्क्स भी आए और एक नया रुख जो है वो अब केस इख्तियार कर रहा है। आज की समाअत के दौरान क्या हुआ, क्या जो वो रिमार्क्स सामने आए और क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो बेंच की जानिब से दी गई, वो आपके सामने रखेंगे। और ये केस किस तरफ जा रहा है, ख़ास तौर पर कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो केस है ये क्या रुख इख्तियार करेगा। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या PTI को ये नशिस्तें नहीं मिलती, हुकूमत को मिलती हैं, तो फिर क्या होगा। अगर हुकूमत को नहीं मिलती तो फिर क्या हो सकता है। इस सारे तनाजुर पे जो है तफसील के साथ बात करते हैं कि आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, जो इस बेंच के सरबराह हैं और जिन्होंने जब मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया था, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन दो जजेस ने वो फैसला दिया था और जो 8 जजेस का फैसला है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था और ये कहा था कि इस जो फैसला है इस पर अमल दरामद होना ज़रूरी नहीं है, अमल दरामद करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। और आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान एक दफ़ा फिर बोले हैं और उन्होंने सवालात उठाए हैं। किस पर उन्होंने सवालात उठाए हैं? उन प्रोसीडिंग्स पर, उन बेंच की प्रोसीडिंग्स पर जो मखसूस नशिस्तों के केस में होती रही हैं। और उन्होंने ये भी आज की समाअत के दौरान कहा कि इस केस में सारी चीज़ें अगेंस्ट द क्लॉक जो है वो होती रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस जो मखसूस नशिस्तों का केस जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उन्होंने की थी, 13 रुकनी बेंच था, 8 जजेस का जो मखसूस 8 जजेस का जो अक्सरियती बेंच था उसने ये फैसला दिया था। तो उस फैसले पर ना सिर्फ एतराज़ात उठा रहे हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह हैं, जिन्होंने माजी में इसी केस में फैसला दिया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो हुआ है, ये केस जो वो फैसला हुआ है। अब वही ये कह रहे हैं कि अगेंस्ट द क्लॉक जो है वो चीज़ें होती रही हैं। अब कौन सी चीज़ अगेंस्ट द क्लॉक हुई है? हैरान कौन है कि आज की समाअत के दौरान जिसकी समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच कर रहा है, इस केस में आज ये चीज़ डिस्कस हुई बाकायदा तौर पर कि जो रिव्यू होना है वो कौन से जजेस के फैसले का रिव्यू होना है। टोटल 13 जजेस थे उस वक्त, जिनमें से 8 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जिन्होंने ये फैसला दिया था कि ये मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 8 जजेस के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तकरीबन 40 सीटें दे दी थी PTI को और 40 कहा था कि उनको नहीं मिल सकती। जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उन्होंने एक अलग फैसला दिया था। तो टोटल 5 जजेस में से 3 ग्रुप्स थे और 8 जजेस का चौथा ग्रुप था जिन्होंने ये फैसला दिया था। आज की समाअत के दौरान ये नुक्ता भी सामने आया कि रिव्यू किसका होना है। तो ये साबित हुआ कि रिव्यू 8 जजेस के उस अक्सरियती फैसले का होना है जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने दिया है। हैरान कौन मामला इसमें यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जिस बेंच ने ये फैसला दिया था उसमें से अक्सरियती 5 जजेस इस बेंच में शामिल ही नहीं सिरे से, कि मतलब रिव्यू उनके फैसले का होना है और वो शामिल ही नहीं है। और रिव्यू में ये कहा जाता है कि बहुत लिमिटेड स्कोप है। आप जो पार्टी रिव्यू के लिए आती है उसमें एरर बताना होता है, उसमें अगर कोई गलती है, कोई ऐसी चीज़ रह गई है कानून की नज़र में, तो वो बताना होता है। फिर उसके डिफेंड करने के लिए भी, उसके जो है वो दिफा के लिए भी वो जजेस मौजूद होते हैं जिन्होंने जजमेंट दी होती है। जिन्होंने जजमेंट दी, जो है मुख्तसर फैसला दिया, फिर तफसीली फैसला दिया, वो इस बेंच में शामिल ही नहीं है सिरे से। तो फिर ये कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी। बहरहाल आज की समाअत के दौरान फैसल सिद्दीकी उन्होंने जो बेंच की तश्कील है उस पर बहुत जो किस्म के एतराज़ात उठाए और उनकी जानिब से आज अदालत में ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जिन्होंने जो इनिशियल स्टेज पर जब नोटिस होने थे तो उनकी जानिब से इस रिव्यू में ये कहा गया था कि उन दो जज नोटिस नहीं कर रहे और उन्होंने जो रिव्यू था उसको नॉन मेंटेनेबल करार दिया था और उसको मुस्तरद कर दिया था। तो जो फैसल सिद्दीकी हैं वो आज अदालत के सामने ये साबित कर रहे थे कि अगरचे वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, अगरचे वो रिव्यू डिसमिस कर चुके हैं, उन्होंने नोटिस नहीं किए,
لیکن اس کے باوجود جب 13 رکنی بینچ ہوگا تو اکثریتی بینچ کا جو وہ فیصلہ ہوگا وہی ایکچوئل فیصلہ ہوگا اور وہ اکثریتی ججز پر بھی بائنڈنگ ہوگا. تو اس لیے ان دو ججز کو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی ان کو اس بینچ میں بیٹھنا ضروری ہے. وگرنہ انہوں نے کہا کہ اگر 13 ججز نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا ہے تو 11 ممبر بینچ اس فیصلے کا ریویو نہیں کر سکتا. قانونی طور پر انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں میرے پاس کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے, کوئی پرنسپل جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ 13 ججز کے فیصلے کا ریویو جو ہے وہ 11 ججز جو ہے وہ کریں. 13 ججز کا فیصلہ یا تو 13 ججز ہی ریویو کریں گے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جو محمد علی مظہر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا جسٹس محمد علی مظہر نے کہ 6 مئی کا بینچ کا آرڈر پہلے آپ پڑھیں, جس کے بعد فیصل صدیقی نے وہ 6 مئی کا 13 ممبر بینچ کا وہ آرڈر پڑھا. جس کے بعد آج جو جسٹس امین الدین خان ہیں جو سربراہ ہیں اس کے بینچ کے, ان کی جانب سے آج کی سماعت میں تقریباً 3 دفعہ کم سے کم یہ کہا گیا کہ یہ جو بینچ ری کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے وہ بینچ جو ہے وہ ان کی وش کے مطابق جو ہے وہ یہ ری کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, ان کی خواہش کے مطابق. جو جسٹس عائشہ ملک ہیں اور جسٹس عقیل عباسی ان کی خواہش کے مطابق ری کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے. اور جو ججز ہیں جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس مندوخیل, ان کا تھوڑا سا ویو مختلف تھا, لیکن یہ 2 ججز کا ہم نے دیکھا اور باقی بہت سارے ججز تو بولتے نہیں ہیں, کوئی آبزرویشن کوئی ریمارکس نہیں آتے, لیکن 2 ججز کا ہم نے دیکھا. جسٹس امین الدین خان تو ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں بظاہر ان تمام اعتراضات کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 191A جو 26ویں آئینی ترمیم میں آیا ہے اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ہی, جو بھی ججز اس میں شامل ہیں انہوں نے ہی ریویو اور دیگر چیزیں سننی ہیں, ان میں باقی جج جو ہے وہ نہیں آ سکتے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو جج جو ہے وہ جنہوں نے ریویو ڈسمس کر دیا ہے آلریڈی, جو ان لیمنی ڈسمس کیا ہے, انہوں نے نوٹس بھی نہیں کیے, تو وہ جج یہاں پر صرف جو ہے وہ کیسے بیٹھیں گے, کیا سوالات کریں گے, کیسے ان کو جو ہے وہ بینچ میں دوبارہ شامل کیا جا سکتا ہے جب ان کی خواہش کے مطابق, ان کی مرضی اور ان کے منشا کے مطابق یہ بینچ جو ہے وہ ری کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, 11 رکنی بینچ بنا ہے. اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جو 2 ممبر اپنی رائے دے چکے ہیں, جو مائنڈ دے چکے ہیں, ان 2 ممبران کی رائے کو اس فیصلے کا جو فائنل آؤٹ کم ہوگا اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا. اب جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کہتے ہیں کہ فائنل ججمنٹ میں آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, تو جس پر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ انہوں نے مختلف ججمنٹس کے حوالے سپریم کورٹ کے سامنے رکھے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مختلف ججمنٹس موجود ہیں جہاں پہ پہلے اس قسم کی رائے دے دی گئی اور اس کے بعد بھی وہ بینچ میں شامل تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں ججز کو بینچ میں شامل کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رائے تبدیل کر دیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ نقطہ اٹھایا گیا, جس کے بعد پوری سماعت کے دوران جو بینچ کا مائنڈ ہے, جو موڈ ہے, جو صورتحال ہے, جو سچویشن ہے, وہ اس طرف ہی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی بینچ کی تشکیل پر جو اعتراضات ہیں وہ منظور ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. وہ بظاہر امکان یہ ہے کہ وہ مسترد ہی ہوں گے, اور کیونکہ بینچ کی جانب سے جس قسم کے سوالات آ رہے تھے, اور کیونکہ فیصل صدیقی یہ کہہ رہے تھے کہ رولز, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے رولز بننے تھے, انہوں نے نومبر 2024 کی ایک سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کا حوالہ دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئینی بینچز کے رولز بنیں گے, اور کل بھی فیصل صدیقی یہ کہہ رہے تھے کہ رولز نہ بننے کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن بن رہی ہے, تو اس لیے جب تک کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے رولز نہیں ہیں تو سپریم کورٹ کے جو پرانے رولز چلتے آ رہے ہیں وہی امپلیمنٹ ہوں گے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ 13 ججز ہی بیٹھیں گے یا اس میں جو ہے وہ اضافہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس پر جسٹس امین الدین خان نے تو بات کی, لیکن جسٹس مسرت ہلالی بولی. انہوں نے کہا کو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے تو میرٹس بھی ٹچ کیے ہیں, اور میرٹس کو ٹچ کرنے کے بعد انہوں نے ان لیمنی وہ ریویو نظر ثانی کی درخواستیں خارج کی ہیں. پھر جسٹس مسرت ہلالی نے ایک موقع پر یہ بھی کہا, کیونکہ جسٹس عائشہ ملک اس وقت بیرون ملک ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ٹکٹ کٹا دیں تاکہ میں وہاں جاؤں اور وہاں سے ان کو لے کر جو ہے وہ واپس آ جاؤں. اس کے بعد
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 3-4 और 4-3 का जो एक जजमेंट था, जो इलेक्शन मैटर था, उसमें ये मामला सामने आया था। उन्होंने कहा कि वो चीज़ भी हमारे मद्देनज़र थी, इसीलिए हमने उनकी मर्जी के मुताबिक जो जजमेंट दी, ऑर्डर ऑफ द डे था 6 मई का, उसकी उनकी मर्जी के मुताबिक था। बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ, लेकिन फैसल सिद्दीकी का जो मामला था, फैसल सिद्दीकी इसी पॉइंट पर अदालत कोशिश कर रहे थे कि अदालत जो है इस हवाले से उनको बेंच में शामिल करे, उनको बुलाए ज़रूर। अगर वो रिक्यूज़ कर लें तो वो जो है वो अलग बात है, लेकिन उनको बेंच में बिठाना जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद ड्यूरिंग प्रोसीडिंग एक दफ़ा जो फैसल सिद्दीकी हैं, उन्होंने जो बेंच है और सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको निपटाने के हवाले से ये तारीफ की, कुछ अल्फाज वो कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने वैसे उन्होंने कहना ये था कि क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट्स जो है वो जजेस मौजूद हैं और इस पर जो है वो केसेस जो है वो क्रिमिनल केसेस जो है वो निपटाए जा रहे हैं, लेकिन वो गलती से कह गए कि क्रिमिनल जजेस मौजूद हैं। तो इस पर जस्टिस मंदोखेल जो है वो फौरन बोले, उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जजेस मौजूद नहीं है। उस पर जो फैसल सिद्दीकी हैं उनको फिर अंदाजा हुआ कि शायद उनसे गलती हो गई है, और फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए तमाम बेंच से माजरत की कि गलती से ये अल्फाज जो है वो अदा हो गए हैं। लेकिन साथ ही जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल केसेस निपटाने के हवाले से काम मैंने शुरू किया था, और उन्होंने राइट साइड पर बैठे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंदोखेल, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपने मर्दों को क्रेडिट जो है वो दे दिया है। जिसके बाद जो है वो काफ़ी मुस्कुराहटें थी वहाँ पे कमरा अदालत में। इसके अलावा जो फैसल सिद्दीकी हैं उनकी जानिब से एक और अहम पॉइंट अदालत के सामने जो है वो उठाया गया, और उन्होंने ये कहा कि जो जजेस हैं, अगर आप जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी को दोबारा इस बेंच में बैठा देते हैं तो वो अपना माइंड तब्दील भी कर सकते हैं। हो सकता है वो आर्गूमेंट्स जो दें, जितने भी दरखास्त गुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रिव्यू पिटीशन में, नजरसानी में, तो वो अपना माइंड जो है वो तब्दील भी कर सकते हैं। इसके बाद जो फैसल सिद्दीकी हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो चीफ जस्टिस के हवाले से एक एतराज़ लगा कि चीफ जस्टिस बेंच में शामिल नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये आईनी बेंचेस की जो कमेटी है वो डिसाइड करे, या ये बेंच डिसाइड करे, तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कौन कैसे कह सकता है कि फलां जो है वो शामिल नहीं हो सकता। बहरहाल ये मामला जो है वो अब ऐसे लगता है कि जो एतराज़ात हैं इस बेंच की तश्कील पर वो मंजूर होते हुए नज़र नहीं आते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, जिस तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो काउंटर कर रहे थे फैसल सिद्दीकी, उनके किसी आर्गूमेंट को भी बज़ाहिर नहीं माना गया, और उसमें जो फोकस था वो ये था कि जब जो है वो आइन में तरमीम हो चुकी है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद 191A में जो बेंचेस की तश्कील है उसके सामने जो केसेस आने हैं उनमें जब वो आ चुका है तो रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूल्स पर अमल दरामद जब नहीं हो सकता। बहरहाल ये केस अभी टेक्निकलिटीज में घूम रहा है। कल दोबारा 11:30 बजे सुबह जो है वो इस केस में दलाइल होंगे, हामिद खान जो है वो दलाइल देंगे फैसल सिद्दीकी के टेक्निकलिटीज पर। बेंच की तश्कील के हवाले से जो एतराज़ात थे उस पर आज दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कल दोबारा आपके सामने आएंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।